नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। बैकयार्ड मुर्गी पालन किसानों के लिए है एक अच्छी आय का जरिया। धान की सफल खेती करके ली एक किसान ने अच्छी पैदावार। कृषि से व्यवसायों में बात करें बैकयार्ड मुर्गी पालन की, तो इससे किसान कम खर्च में आसानी से पालकर अच्छी आमदनी ले सकते हैं। लेकिन बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए अच्छी नस्लें कौन कौन सी हैं और किसान इनका पालन किस प्रकार से करें, इन सब के बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के डॉक्टर अतरुद्दीन मलिक। इस समय पोल्ट्री फार्म पे आप ये विजुअल देख रहे हैं, ये हमारे पोल्ट्री फार्म के हैं और ये बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए हमने जो पेरेंट स्टॉक रखा है उसके विजुअल्स हैं। इस समय हमारे पास चैब्रो, क्रॉयलर, इसके अलावा हमारे पास निर्भीक ब्रीड है बैकयार्ड की, थोड़े से प्रतापधन के स्पेसिमेन हैं। यदि आप बैकयार्ड मुर्गियों का पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्रतापधन, कड़कनाथ, असील, कैरी प्रिया, धनराजा, वनराज का पालन करके अच्छी आय कमा सकते हैं। और फिलहाल हम जो है वो क्रॉयलर और चैब्रो 2 ब्रीड के बच्चे किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं बैकयार्ड में मुर्गी पालन के लिए। और अगर कोई किसान बच्चे लेना चाहे तो आज की तारीख में हमारे पास 1 हफ्ते से लेके और 5-6 हफ्ते तक के बच्चे हर एज ग्रुप के हमारे पास हैं और हमारे उम्र के हिसाब से उनके अलग अलग दरें हैं। हमारा जो बच्चा 1 दिन का पैदा होता है उसका 30 रुपये है और जब वो 1 हफ्ते का हो जाता है 35 रुपये का हो जाता है। इसी तरह से उसके दाम आगे बढ़ते जाते हैं। बैकयार्ड मुर्गी पालन के लिए वैसे तो ज्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं रहती है, फिर भी इनसे अच्छी आय लेने के लिए जरूरी है कि आप इनके लिए उचित आवास की व्यवस्था करें। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि घर के पिछवाड़े मुर्गी पालन करें और एक छोटी सी यूनिट ज़रूर लगाएं। इसमें शुरू में थोड़ा खर्चा आता है, बच्चे आपको ले जाने पड़ते हैं, उसके बाद कुछ दिन तक उनको थोड़ा सा दाना डालना पड़ता है, उसके बाद ये अपना दाना खुद ही खोज लेते हैं। आसपास के कीड़े मकोड़े, खरपतवार के बीज और जो गिर जाता है दाना उसे खा के ये पलते रहते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई किसान भाई 20 बच्चे यहाँ से ले जाता है और अगर वो उनको पालता है, उसके 10 मुर्गे और 10 मुर्गियाँ अगर निकल आती हैं तो ये देसी का जो मुर्गा है ये हमारा भी 800 रुपये के करीब यहाँ बिक जाता है और किसान भाइयों के यहाँ ये 800 से 1000 रुपये तक का बिक जाता है। ये जो मुर्गियाँ अभी आप देख रहे हैं ये हमारे पास 7 महीने के हैं और हमने इसको तोल के देखा तो इनका जो वजन है वो 3.5 से 5.5 किलो के मध्य है। तो अगर किसान भाई 20 बच्चे ले जाता है, उसके 10 मुर्गे निकल आते हैं तो 6-7 महीने में वो 10-1 हज़ार रुपये के मुर्गे बेच लेता है। और अगर मुर्गियां वो रखता है, साल भर उनको पालता है अगर वो, तो करीब करीब वो 15 से 20 हज़ार रुपये के अंडे भी बेच लेता है। इस तरह से ये किसान भाइयों के लिए बहुत ही फ़ायदे का सौदा है। और जो लोग अंडे का सेवन करते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, जैसा कि सभी जानते हैं कि अंडे से अच्छी प्रोटीन और किसी खाद्य पदार्थ में नहीं होती है। तो जो लोग इसका सेवन करते हैं उनके लिए, क्योंकि घर पे अगर अंडे हो जाते हैं तो बच्चे खा भी पाते हैं, बाहर से बाज़ार से ख़रीद के लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए बच्चों की स्वास्थ्य के लिए और अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए एक तरह का ये साइड बिजनेस है। बैकयार्ड मुर्गियों में रोगों का प्रकोप कुछ कम ही होता है, लेकिन यदि इनमें रोगों के आने की संभावना रहती है तो इनका टीकाकरण करवाएं।
का एग प्रोडक्शन जो है वो साल भर में अगर आप गांव में इनको खुला पालते हैं तो ये 160 से 180 अंडे तक एक मुर्गी एक साल में दे देती है। अंडे का भाव अलग अलग जगह अलग अलग रहता है। वैसे देसी अंडे का भाव राजस्थान में कई बार जाड़े में तो 15-17 रुपये तक हो जाता है, लेकिन गर्मी में भी 7-8 रुपये तक ये अंडा बिक जाता है। किसान जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर 20 मुर्गी पाल लेता है तो 10 मुर्गे उसके पास हो जाते हैं औसतन, और 10,000 रुपये के वो मुर्गे बेच लेता है और 10 मुर्गियां रह जाती हैं। इस तरह से साल में करीब 1500-1600 अंडे वो पैदा कर लेता है। और अगर 1500 अंडे का औसत भाव हम 10 रुपये भी माने तो 15,000 रुपये के अंडे बेच लेता है, 10,000 के मुर्गे। इस तरह से 20 मुर्गियों की यूनिट से करीब 25,000 रुपये एक साल में एक किसान को आमदनी होती है। और अगर 5,000 रुपये उसका खर्चा भी मान लें तो 20,000 रुपये शुद्ध उसको बचत हो जाती है। फिलहाल हम चैपरो और क्राइलर 2 नस्लों के बच्चे किसानों को मुहैया करा रहे हैं। इसलिए मैं तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि वो घर के पिछवाड़े मुर्गियां जरूर पालें। खाद्यान्न फसलों में यदि धान की बात की जाए तो इसकी खेती देश में व्यापक क्षेत्र में की जाती है, लेकिन इससे अधिक उपज वही किसान प्राप्त कर पाते हैं जो इसकी खेती वैज्ञानिक तरीके से ही करते हैं। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ग्राम खजूरी कला, जिला भोपाल, मध्य प्रदेश के प्रगतिशील किसान मिश्री लाल राजपूत से, जिन्होंने धान की खेती करके अच्छी उपज प्राप्त की है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। अभी जो हमने धान लगाई है उसके बारे में पूरी विस्तार से जो हमने पूरे कृषि कार्य किए हैं उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। ये जो वैरायटी है पूसा 1637 वैरायटी है। इसमें पूसा 1 की अपेक्षा रोग बहुत कम देखने को मिले हैं। इस किसान ने धान की खेती करके प्रति एकड़ से कितना उत्पादन प्राप्त किया है तथा उस उत्पादन को बेचने के बाद प्राप्त आय में से कुल खर्च को घटाने पर इन्हें शुद्ध लाभ कितना मिला, इसकी जानकारी लेते हैं खुद इन्हीं से। इस पे जो कुल खर्चा हमारा आया है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। खेत की तैयारी में खर्चा लगभग 5,000 का आया था। मैं जो मजदूरों से रोपाई करवाई वो ठेके से 2,500 रुपये के हिसाब से ठेका से करवाई है। और खरपतवार नाशक जो रोपाई के दूसरे दिन डाली थी वो 500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दवाई का खर्च और खाद का जो खर्च है वो सब करके 5,000 रुपये। और जो दवाई डालने पे जो मजदूरी आई है वो 2,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, और कटाई जो है 3,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। ऐसे एवरेज जो खर्चा आया है वो 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आया है। अभी धान का जो रेट है लगभग 2,800 से 3,000 रुपये के हिसाब से है। लगभग ये रेट रहने की संभावना है इस साल। तो उस हिसाब से यदि देखें कि 2,500 रुपये प्रति कुंटल भी मान लें तो लगभग 20 कुंटल जो है 50,000 के आसपास में धान की पैसे आने की उम्मीद है। इसमें यदि 20,000 रुपये घटा दें तो शुद्ध मुनाफा 30,000 रुपये होना तय है। किसान भाइयों, इस किसान ने धान का इतना अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए धान की नर्सरी तैयार की और रोपाई से लेकर धान की कटाई और गहाई कर मंडी में बेचने तक के सारे प्रबंधनों को किस तरह से किया, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने जो खेत की तैयारी की है तो उसमें गड्ढे बनवाए हैं। 1 एकड़ में 4 गड्ढे बनवाए हैं, जिसमें ब्लेड से मिट्टी खींच के और मेड़ बनाई गई है। मेड़ बनाने के बाद में उसमें हकाई करके फिर रोटावेटर चलाया। रोटावेटर चलाने के बाद में पानी भरा। पानी भर के फिर जो मचाने वाला यंत्र आता है ट्रैक्टर के साथ में, उससे मचाई की है। हम लोगों ने जो रोप डाला था वो 25 जून को रोप डाल दिया था और इसके बाद में खेत की तैयारी चालू कर दी थी। और ठीक 1 महीने बाद में 25 जुलाई से हम लोगों ने मजदूरों से रोपाई
करना चालू किया था। 25 जुलाई से लगभग 10 जुलाई तक हमारी रोपाई हुई थी। रोपाई को जो है ट्राइकोडर्मा जो पाउडर आता है उसके घोल में डुबाकर हम लोगों ने रोपाई की थी। और रोपाई के बाद में हम लोगों ने जो खाद डाला वो सुपर फास्फेट प्रति एकड़ 3 बोरी, DAP 1 बोरी और यूरिया 3 बार में हमने दिया है। रोपाई करने के बाद में 20 दिन बाद दिया है पहली छिड़काव यूरिया का, फिर दूसरा छिड़काव 25 दिन बाद और फिर तीसरा छिड़काव 25 दिन बाद दिया है। ऐसे करके 3 बार में बराबर मात्रा में यूरिया हम लोगों ने प्रति एकड़ दिया है। हमारे द्वारा क्योंकि इस साल बारिश बहुत कम हुई है, बारिश लगभग ये मान के चले क्योंकि धान में पानी का भरा होना बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा ट्यूबवेल से सिंचाई की गई है। हर सिंचाई पे हमने डीकम्पोस्ट का उपयोग किया है। जो सिंचाई की है उसमें मतलब रेगुलर जो है मोटर 24 घंटे चलती रही तो उसमें बूंद बूंद डीकम्पोस्ट हम लोगों ने टंकी से सीधा पानी के साथ में दिया है। इसके साथ ही अमृत पानी भी हम लोगों ने दिया है पानी के साथ। इस साल खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा रही है। खरपतवार दवाई डालने के बाद भी 1 महीने बाद में क्योंकि पानी पूरी तरीके से बारिश कम होने के वजह से गड़ों में पानी नहीं रहा तो खरपतवार काफ़ी मात्रा में हुआ। यदि समस्या रहती है तो समय समय पे जब जब खरपतवार हुआ वो मजदूरों की सहायता से हम लोगों ने उसको हाथ से मजदूरों से निकलवाया है। 20-21 दिन में संजीव जल और डीकम्पोस्ट का स्प्रे किया गया। हर 20-25 दिन में तो 3 स्प्रे हमारे द्वारा डीकम्पोस्ट और संजीव जल के किए गए, जिससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये हुआ है कि ग्रोथ और कल्ले की जो वो थी संख्या बहुत अच्छी रही और रोग और कीट का आक्रमण बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और इसके बाद में जो आखिरी हम लोगों ने दवाई का यूज किया था वो शतपत्ती रस स्प्रे किया गया, तो इससे कीटों का जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से हुआ है। और इसके बाद में जब फसल सूखने की अवस्था पे आ गई तो मजदूरों से कटाई करवाना ज़्यादा अच्छा है। हार्वेस्टर में थोड़ा कचरा आता है और दाने टूटने की वजह से बाज़ार में भी उसकी 100 से 200 रुपये कीमत कम मिलती है। तो स्थिति को देखते हुए हम लोगों ने जैसे पानी मानी हो रहा है या जल्दी अपनी ज़्यादा आ गई तो इस वजह से हार्वेस्टर से भी कुछ धान कटवाई है और कुछ मजदूरों से धान कटवाई है। धान को कटने के बाद में 3-4 दिन सुखाते हैं और सुखाने के बाद में फिर थ्रेसर से धान को निकालते हैं और निकालने के बाद में तो सीधी मंडी भेजी गई हमारे द्वारा यहीं से। लेकिन हार्वेस्टर की जो कटाई की गई है उस धान को 2-4 दिन सुखाना पड़ता है और फिर उसको चलना लगा के अब हमारे द्वारा उसको साफ करने के बाद में मंडी भेज दी गई। तो किसान भाइयों, इस तरीके से मैंने धान की खेती करके और अच्छा उत्पादन ले रहा हूँ। देश में खेती योग्य भूमि कम हो रही है और बहुत से क्षेत्रों में सिंचाई जल की विकट समस्या है। ऐसी स्थिति में पशुओं के लिए हरे चारे की पूर्ति करना एक बड़ा ही कठिन कार्य साबित हो रहा है और इसी कठिनाई को देखते हुए हरे चारे को उगाने की नई तकनीक आई है, हाइड्रोपोनिक्स। इस तकनीक द्वारा कम पानी में हरे चारे को आसानी से उगाया जा सकता है। तो ये तकनीक क्या है और इस बारे में बता रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर RK अस्थाना। ये मशीन जो है पूर्णतः विद्युत पर निर्भर है, इलेक्ट्रिसिटी पर। ये मशीन जो पीछे लगी हुई है हमारी, इसको 24 घंटा निर्बाध रूप से इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ेगी। ये इसमें एक
कह सकते हैं कांस्टेंट है कि हमको इसमें बिजली का हमेशा निर्बाध रूप से आपूर्ति करनी पड़ेगी, तभी हमारा मशीन चल सकेगा और हमारा जो हरा चारा का उत्पादन है वो सही ढंग से हो सकेगा। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरे चारों को उगाना बड़ा ही सरल है। इस तकनीक से चारे की उपलब्धता को वर्ष भर आसानी से बनाए रखा जा सकता है। इस तकनीक से खेती करने के और कौन कौन से लाभ हैं, आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग बैकअप में ठीक अभी जनरेटर का भी उपयोग कर सकते हैं, और नहीं तो जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक पावर है, उससे काम इसका चल जाएगा। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे में हमारा ये 2-2 टन का एसी लगा हुआ है। तो इसके अलावा इसमें मोटर लगा हुआ, पंप, पानी का पंप लगा हुआ है, पानी का मोटर भी लगा हुआ है। साथ में टैंक बगल में लगा हुआ है जो जहाँ से पानी हमारा स्टोर रहता है और पानी का उपयोग होता है। इसमें निर्बाध रूप से पानी और बिजली ये दोनों की आवश्यकता पड़ेगी, तभी ये काम कर पाएगा। 3 से 5 किलोग्राम मक्के, जौ या अन्य अनाज के बीजों को 12 घंटे तक 15 लीटर पानी में भिगोते हैं और पानी में हर्बोसोल रसायन को मिलाते हैं। इससे बीजों का अंकुरण जल्दी होता है। 12 घंटे के बाद बीजों को निकालकर 24 घंटे तक भीगे हुए बोरे में रख देते हैं। इसके बाद जब बीजों का अंकुरण हो जाता है तब उसे ट्रे में रखते हैं। इसमें जो हम लोग उपयोग करेंगे, जो भी ग्रेन उपयोग करेंगे, जो भी अनाज उपयोग करेंगे, खास करके जैसे मक्का की हम बात करें तो वो ऐसा हम बीज लेते हैं जो जमने योग्य हो। कोई जरूरी नहीं है कि इसके लिए हम हाइब्रिड का ले आकर के रखें, लेकिन वैसे जैसे कंपोजिट वैरायटी ही है जो जम सके, जिसकी जर्मिनेशन परसेंटेज अच्छी हो, 80% से ऊपर हो, वैसे बीज का हम इसमें प्रयोग करेंगे। और इसका यही ध्यान हमको मुख्य रूप से रखना पड़ेगा कि वो जर्मिनेट कर जाए। जर्मिनेट करने वाला ही बीज का हम इसमें प्रयोग करेंगे, और जब 7 से 8 दिन के बाद से हमारा ये फसल तैयार हो जाता है और फिर उसको हम लोग हरे चारे के उपयोग कर लेते हैं। प्लेट्स रखे हुए हैं, बैठा हुआ है, इसका इस तरह से इस्तेमाल किया गया है कि प्रतिदिन लगभग हम लोग इसका जो कैपेसिटी है 1 क्विंटल 20 kg करीब प्रतिदिन इसमें हम लोग ग्रेन डालेंगे, ठीक है। और ये 7वें से 8वें दिन वो हमारा तैयार हो जाएगा, तो एक चक्र बन जाएगा। तो जिसमें जैसे कि आप पहला दिन डाले, फिर दूसरा दिन डाले, तीसरा दिन डाले, चौथा दिन डाले, 5वां दिन डाले, 6ठा दिन डाले, 7वां दिन डाले, तो 8वें दिन में आपको हरा चारा लगभग 8 क्विंटल के आसपास आपको हरा चारा मिल जाएगा। और फिर जैसे आप हरा चारा को हार्वेस्ट करेंगे, फिर नीचे वाला जो प्लेट खाली होगा फिर उसमें हम लोग ग्रेन डाल देंगे। तो ये लगातार एक चक्र चलता रहेगा, और प्रतिदिन आप चाहेंगे तो प्रतिदिन हार्वेस्ट होगा और प्रतिदिन आपको उसमें दाना डालना होगा। तो एक तरह का ये चक्र बना रहेगा, लगातार इसमें हम डालते रहेंगे तो हमको हमेशा हरा चारा उपलब्ध होता रहेगा। सावधानी ये बरतने की है कि इसका जो टेम्परेचर वगैरह सेट करना है उसको ध्यान से पूर्वक सेट करना होगा, और साथ सबसे बड़ा चीज है जो गुणवत्ता पूर्ण बीज का उपयोग करना पड़ेगा। वैसा बीज जो बढ़िया से जर्मिनेट हो, उसका पहले से हम लोग जर्मिनेशन देख सकते हैं कि हाँ जी ये बीज अगर अच्छा से जर्मिनेट हो रहा है तो हम उसी को डालेंगे। अन्यथा क्या होगा कि हमारा बीज तो चला जाएगा, वो जाकर के सड़ जाएगा, क्योंकि इसमें अंकुरण नहीं होगा, तो इस स्थिति में वो हमारा खराब हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है तो हमको ये चीज का चुनाव करना पड़ेगा कि वैसे बीज जो जन्म सके। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है संगरिया जिला हनुमानगढ़ के कृषक कुलदीप सिंह ने। यह समन्वित खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो कुलदीप सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। समेकित कृषि प्रणाली प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए कृषि की अन्य प्रणालियों से अधिक आय प्राप्त करने का जरिया है। समेकित कृषि प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ऐसी फसलों
या कृषि व्यवसायों को एक साथ एक स्थान पर इस प्रकार किया जाता है कि जिससे वो एक दूसरे को बिना हानि पहुंचाए एक दूसरे के लिए लाभकारी और सहायक हों। किसान भाई, आज हम बात कर रहे हैं किसानों की सतत आमदनी का विकल्प। आप समझ ही गए होंगे कि किसानों की सतत आमदनी का विकल्प क्या हो सकता है। मेरा कहने का मतलब है समेकित कृषि प्रणाली। समेकित कृषि प्रणाली जो अभी जो समय है, समय को देखते हुए हमारे किसान के पास जो है जमीन का जोत का जो रकबा है वो कम होते जा रहा है और जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए जो समेकित कृषि प्रणाली है ये अपनाना बहुत ही जो है लाभदायक और हमारे किसानों की आमदनी बढ़ाने का स्रोत है। समेकित कृषि प्रणाली की अगर बात करेंगे, समेकित कृषि प्रणाली जो है कृषि की विभिन्न उद्यमों जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल एवं सब्जी उत्पादन, मछली पालन, सुअर पालन, मुर्गी पालन, बत्तख पालन, चारा उत्पादन, बकरी पालन और कृषि के साथ साथ वानिकी को करते हुए साथ में वर्षा जो जल संचय होता है इसको समायोजित करते हुए एक दूसरे के पूरक हो, जिससे क्षमता, उत्पादकता और पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए हमारे फसल की उत्पादन को वृद्धि की जा सके, उसे हम समेकित कृषि प्रणाली कहते हैं। तो समेकित कृषि प्रणाली में जो है विभिन्न घटकों के साथ कृषि के साथ जो है सारे जो अवयव हैं इसके घटक जो है उससे हमारे किसान भाई की जो है पूरे वर्ष में जो है आमदनी निरंतर बनी रहती है। किसान भाई, ये तो हमारे समेकित कृषि प्रणाली को अपनाने से लाभ होंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। भैंस की सूरती नस्ल की पहचान, लक्षण और पालन पर जानकारी। बैगन की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों का नियंत्रण। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadattarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।